हाय गाइस, तो हम लोग आज फिर से यूरोडोव की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन डाइपोल। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर मैंने डाला हुआ है, तो उसको आप देख लें और उसी के रिलेटेड जो भी यूरोडोव में प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर रहा हूँ आज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लें, आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें, अपना एक खाका तैयार कर लें कैसे सवाल को करेंगे आप, और उसके बाद एक अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो सवाल में एक डाइपोल दिया हुआ है और एक एस पॉइंट है, जनरल एस पॉइंट, जो कि डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल से। तो एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे प्लेन में उसका कंपोनेंट पूछ रहा है जो कि एक डाइपोल के पैरेलल है और एक डाइपोल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डाइपोल के पैरेलल हो और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे एक डाइपोल बना लिया P, थीटा बना लिया एंगल। अगर आपको डाइपोल अच्छे से आता है तो आप ये सवाल आपके लिए टफ़ नहीं होगा, उतना आसान सा सवाल है। डाइपोल का लेक्चर मैंने अच्छे से बना के रखा है, बिल्कुल ही कॉम्प्रिहेंसिव है, तो अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 2kp cos थीटा अपन r क्यूब। डायरेक्शन भी लेके सिखाया है मैंने उस लेक्चर में, कैसे देखते हैं डायरेक्शन, तो आप उसको ज़रूर देखें। और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है kp sin थीटा अपन r क्यूब। ठीक है, तो उसको ई थीटा डायरेक्शन भी बोलते हैं, 2kp cos थीटा अपन r क्यूब और kp sin थीटा अपन r क्यूब। ठीक है, तो देखो एक डायपोल के पैरेलल प्लेन है जो ब्लू से बना दिया मैंने, और एक प्लेन जो होगा डायपोल के परपेंडिकुलर होगा, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अब क्या करना है, मुझे इन दोनों प्लेन्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा डायरेक्शन में, तो इन दोनों फील्ड्स का कंपोनेंट ले लूँगा मैं रिस्पेक्टिव प्लेन्स में। तो 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का वर्टिकल प्लेन में क्या कंपोनेंट आएगा, 2kp cos स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब। ठीक है, उस तरीके से kp sin थीटा अपन r क्यूब का वर्टिकल प्लेन में क्या कंपोनेंट आएगा, kp sin स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब, kp sin स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब। ठीक है, एंगल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही लोगे आप लोग, डाइपोल के साथ थीटा एंगल है तो वो भी थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो सबसे टॉप पे जो एंगल थीटा लिखा हुआ है वो आ गया आपके सामने। ठीक है, तो 2kp cos स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब, अभी बताया था कि वर्टिकल प्लेन में क्या कंपोनेंट्स आएंगे, 2kp cos स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब और kp sin स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब। ठीक है, दोनों देखो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, दोनों क्या हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स, kp sin स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, kp अपन r क्यूब आप कॉमन ले लोगे। देखो कंपोनेंट जो आया है वो उसको मैं नंबरिंग से भी दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो 2kp cos थीटा अपन r क्यूब का कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में। सेकेंड जो कंपोनेंट है ये आपके सामने दिखा दिया, देखो, तो kp sin स्क्वायर थीटा अपन r क्यूब।
के पी साइन थीटा अपन आर क्यूब का वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो कॉस 90 माइनस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो 2 के पी कॉस स्क्वायर थीटा अपन आर क्यूब, यहाँ से के पी अपन आर क्यूब कॉमन ले लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, के पी अपन आर क्यूब, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, के पी अपन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो टोटल क्या हो जाएगा? के पी अपन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ई जेड कॉम्पोनेंट आ गया। तो ई जेड तो डायपोल के एक्सिस के पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा? तो सेम तरीका फॉलो करेंगे, कॉम्पोनेंट ले लेंगे। सिंपल सा हिसाब किताब है, कॉम्पोनेंट लेना तो आप लोग को आता ही होगा। तो 2 के पी कॉस थीटा अपन आर क्यूब का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या आएगा? देखो, तो अब तो 90 माइनस थीटा एंगल है तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर इधर से थीटा एंगल है तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2 के पी कॉस थीटा अपन आर क्यूब इंटू साइन थीटा प्लस, देखो दोनों जो कंपोनेंट आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, के पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, के पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस के पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा। देखो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? 3 के पी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये तो। अब ये बोल रहा है कि देखो जो परपेंडिकुलर जो पैरेलल प्लेन में आया है, जो एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है उसमें जो कंपोनेंट आए हैं वो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या हो? एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। यही पूछा है ना कि कौन से एट विच पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो गायब हो जाने चाहिए, तो बचेगा क्या? सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचेगा, है ना। तो पैरेलल जो भी ई पैरेलल का वैल्यू आया था, ई पैरेलल नेट, उसको उठा के क्या कर दूंगा? उसको उठा के ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉर ई नेट परपेंडिकुलर टू पी द ई नेट पैरेलल हैज़ टू बी ज़ीरो। E net should be along E perpendicular, thus Ez should be 0 and Ez was parallel to the axis of dipole. तो Kp upon r cube 3 cos square theta minus 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरीके से जो है सारे क्वाड्रेंट्स में देखो प्लस माइनस भी आंसर है, प्लस भी आंसर है, मतलब कि सारे क्वाड्रेंट्स में आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस के क्या होगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? प्लस माइनस का यही हिसाब किताब है, सारे क्वाड्रेंट्स में ऐसे पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो अगला सवाल है ये भी डायपोल बेस्ड है, डायपोल के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करता है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको डायपोल का डेरिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। डायपोल के रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन और ई थीटा डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आपको आना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सवाल को पढ़ लीजिए वीडियो रोक के, फिर प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन के तरफ। और आपका अपना सॉल्यूशन होना चाहिए एक, फिर आप मैच करना। देखो आपका सॉल्यूशन अगर सही सॉल्यूशन से मैच करता है तो यू विल हैव अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू कैन से दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं। क्या हैं? दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो आपको आता ही है। ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देखें, आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो दो लाइन चार्ज हैं और उसके बीच में एक प्लेन है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन चार्जेस, और उस प्लेन के एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यू कैन से कि वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया है ना, डायपोल की तरह इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाला केस हो गया। आपको डेरिवेशन याद आ रहा होगा, ठीक है। डेरिवेशन देखिए, यूरोडोव के सारे क्वेश्चन में ना डेरिवेशन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपको आता है मतलब कि आपको पूरी स्टोरी का पता है। और एडवांस के प्रॉब्लम्स में बीच के डेरिवेशन पे ही सवाल डाल देते हैं वो। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है सवाल में। चार्जेस के जगह पे यहाँ पे लाइन चार्जेस हैं। क्या हैं? लाइन चार्जेस, ठीक। अब ज्योमेट्री, नॉर्मल ज्योमेट्री लगा के, पाइथागोरस लगा के सारे साइड्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि √L²/4 + R²। देखो पाइथागोरस लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेंगे। अजम्पशन देख लेंगे क्या है अजम्पशन, R > L। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ए पॉइंट पे, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑपोजिट वेक्टर होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा कोई नया सिचुएशन नहीं है, डेरिवेशन में भी यही हुआ था। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो K λ/R होता है, आपको फार्मूला तो याद ही होगा। सारा फार्मूला का लिस्ट बनाइए और उसको अपने रूम में चिपका लीजिए, स्टडी रूम में। मेरे वीडियोस को देखिए, उसमें सारे फार्मूलेस को आप नोट करिए और उसको याद करें। सारा डेरिवेशन कराया हुआ है मैंने वीडियो में। तो देखो दो कंपोनेंट जुड़ेंगे तो × 2 करना पड़ेगा। और कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं? cos थीटा कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। तो cos थीटा कंपोनेंट में e cos थीटा आ जाएगा। e क्या लिखोगे? 2K λ/R। R की वैल्यू देखो डाल दो। 2K λ/R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टू दैट पॉइंट वेयर यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कितनी दूरी है ए और वायर के बीच में, ए पॉइंट और वायर के बीच में, √L²/4 + R², ठीक है। तो 2K λ/√L² + R² हो जाएगा। उसका भी cos थीटा कॉम्पोनेंट आएगा। तो cos थीटा कॉम्पोनेंट आएगा तो cos थीटा की वैल्यू लिख लीजिए। क्या होगी cos थीटा की वैल्यू? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। A was a point on the equator of the system. System consisted of the two line charges. Okay. तो 4K λL/2
एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ठीक है। आर ग्रेटर देन एल बाई 2, दिस इज द assumption, right? इसको और थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे अजम्पशन को अगर आप अप्लाई करते हो तो एल स्क्वायर बाई 4 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाई 4 नेगलेक्ट हो जाएगा। अब उस जो नेट कंपोनेंट आया इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसको ई थीटा बोल देते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल डाइपोल जैसा डेरिवेशन चल रहा है, बस यहाँ पे लाइन चार्ज आ गया है पॉइंट चार्जेस के बदले, ठीक है। तो ई थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, एल स्क्वायर बाई 4 को नेगलेक्ट कर दिया, क्या आ गया 2k लैम्डा एल बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया ई थीटा। देखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन लैम्डा एंड माइनस लैम्डा वाज एल, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल बाई 2, बीच वाले पॉइंट से आर डिस्टेंस। अब हम एक्सियल डिस्टेंस पे निकालेंगे। याद करो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आप याद करिए। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकालोगे तो क्या होगा, दोनों लाइन चार्जेस के कारण जो एडिशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होगा, सुपरपोजिशन, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी यही किया, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। अब वहाँ पे उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे और आर डिस्टेंस जो है दोनों वायर के बीच में एग्जैक्टली मिड में ओरिजिन ले लिया है, तो आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रॉम लैम्डा, आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। और फ्रॉम माइनस लैम्डा इट विल बी आर प्लस एल बाई 2, तो आर प्लस एल बाई 2 और 2k लैम्डा बाई आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। अब माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ आएगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, तो घट जाएगा दोनों, सिंपल सी बात है, वेक्टर एडिशन। इसको सॉल्व कर लो। दिस विल डोमिनेट, लैम्डा विल डोमिनेट, जो पास रहेगा वो डोमिनेट करेगा, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। मेरे पिछले लेक्चर में भी आप इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर को अगर आप देखोगे तो ये सारा कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा इन सब पे डिस्कशन किया हुआ है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे मैंने लेक्चर बना के रखा है, आप उसको रेफ़र करो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ऊपर क्या आ जाएगा देखो, तो 2k लैम्डा आर प्लस एल बाई 2 माइनस 2k लैम्डा आर
प्लस एल बाई टू, 2k लैम्डा आर कट जाएगा, माइनस माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा एल, 2k लैम्डा एल बच जाएगा ऊपर। टू के लैम्डा एल बच जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, अब देखो आर अभी भी क्या है, एल बाई टू से बहुत बड़ा होगा, अजम्पशन याद करें तो 2k लैम्डा एल बाई क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4, तो आर, टू के लैम्डा एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कहाँ आ जाएगी आपकी, देखिए जो अजम्पशन यूज़ किया है मैंने आपके सामने लिख भी दिया। तो रेडियल डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आ गई, और ई थीटा को भी अगर तुम देखोगे, देखो 2k लैम्डा एल बाई आर स्क्वायर है, तो रेडियल भी वही, और उस रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ड्यू टू लाइन चार्जेस प्लेस्ड इन द मैनर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है ना, रेडियल एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे थोड़ी पूछ रहा है, ये किसी इन जनरल पॉइंट पे पूछ रहा है, तो जनरलाइज करना पड़ेगा। तो देखो जैसे हम डाइपोल डिफाइन करते थे उस तरीके से लैम्डा एल को, उस तरीके से लैम्डा एल को मैंने पी डिफाइन कर दिया। इट्स लाइक अ डाइपोल मेड अप ऑफ two line charges, infinite line charges, made up of two infinite line charges, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पे देखिए, आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। तो मान लो कि एक एंगल मान लो, ये जो क्वेश्चन में एल वेक्टर दिया हुआ है, ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन चार्जेस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, ठीक है। तो एल वेक्टर को डिफाइन कर दिया। अब देखो एल वेक्टर का कंपोनेंट ले सकते हैं, एल वेक्टर का कंपोनेंट ले सकते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एल साइन थीटा। रेडियल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। और रेडियल और इक्वेटोरियल का तो पॉइंट का तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही चुके हो अभी जस्ट, और उससे करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एल की वैल्यू है, ठीक है, वो भी लैम्डा एल जिसको मैंने पी वेक्टर माना था वो भी तुम्हारे सामने है। तो ई आर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एल कॉस थीटा टर्म है रेडियल डायरेक्शन में, और ई थीटा में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल साइन थीटा, तो लैम्डा एल साइन थीटा है ना, बाय आर स्क्वायर।
तो इस तरीके से आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। लैम्डा एल क्या था, माना था, पी माना था। तो इनका नेट निकालना है, नेट निकालना है तो दोनों को, सिंस दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों किस में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ई आर रेडियली और ई थीटा रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल हो गया है सॉल्व।